अ वार्म वेलकम टू ऑल। आज हम कुछ अदर एस्पेक्ट्स इन बेसिक कंसेप्ट समझने जा रहे हैं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर जिसके अंदर एसएससी पर्सन हम लोगों ने देखा, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, कब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वन एंड सेम हो जाए, वो सारे कंसेप्ट हमने समझे। उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स। सबसे पहला एस्पेक्ट है जो पूछा जाता है कि साहब राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाए। राउंडिंग ऑफ कहने का मतलब ये कि यार इनकम अगर हमारे बैठ रही है लेट्स से 8,68,447, ये हमारी मान लिया इनकम है। नाउ पॉइंट इज दैट कि इसका क्या राउंड ऑफ होगा या इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। राउंड ऑफ के लिए बकायदा एक सेक्शन है, सेक्शन 288A। सेक्शन 288A इनकम के राउंड ऑफ की बात करता है। सेक्शन 288A क्या बोलता है कि इनकम को नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में आपको क्या करना है, राउंड ऑफ। ना नियरेस्ट 10 की बात करते हैं तो यानी 5 रुपीज प्लस अगर आपकी इनकम आती है 5 रुपीज एंड 5 रुपीज प्लस, आई शुड से, है ना, एनीथिंग मोर देन 5 रुपीज और 5 रुपीज, उसको नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे। तो यानी यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस पे हमारे पास है 7, तो ये हो जाएगा 8,68,447, नहीं 40 नहीं 50, क्योंकि ये 5 और 5 से ज्यादा है। नाउ पॉइंट इज 8,68,450, इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। क्या होता अगर ये 447 की जगह 444 होता। नाउ इन दिस केस 440 लिया जाता इनकम को। तो पहला किस्सा ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। सेक्शन 288B भी है हमारे पास में जो कहता है कि टैक्स को कैसे राउंड ऑफ किया जाए। टैक्स के केस में भी सेम केस है कि आपको नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। मान लेते हैं किसी पर्सन का टैक्स आया लेट्स से 10,242। ना पॉइंट इज 10,242 भाई साहब का टैक्स आया, नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में यूनिट डिजिट देखिए 5 से कम है, हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा 10,240 रुपीज का टैक्स बन जाएगा। फाइन। ऐसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। मान लिया किसी आदमी का जो टैक्स जो डिडक्शन हुआ, टीडीएस डिडक्शन हुआ, वो लेट्स से आदमी का टैक्स डिडक्शन हुआ था 10,365 रुपीज। उसका टैक्स बन रहा है, टैक्स कैलकुलेशन जब की तो उसका टैक्स बन रहा है लेट्स से 0। नाउ द पॉइंट इज दैट कि उस आदमी का रिफंड कितने का आएगा, आप देखिएगा 10,365 का रिफंड एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा और वो बन जाएगा 10,370 रुपीज का रिफंड। 5 रुपया बोनस में मिल जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लेते हैं इसी चैप्टर का, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। वो क्या है देखते हैं। तो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का कंसेप्ट क्या है, देखिए दो बातें हैं, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों में डिफरेंशिएशन समझना और रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ये डिफरेंस तो हमें पता है कि रिसिप्ट क्या होती है और एक्सपेंडिचर क्या होता है। अगर रिसिप्ट अगर किसी चीज की हुई है तो उसके अंदर भी दो पोर्शन बन जाएंगे, क्या वो रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है कि रेवेन्यू रिसिप्ट, एज वेल एज एक्सपेंडिचर हुआ तो क्या वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है रेवेन्यू नेचर का। क्या टैक्स पे इसका इंपैक्ट पड़ता है अकाउंट्स के साथ ही? यस, अकाउंट्स में तो है ही, टैक्स में भी इसका इंपैक्ट पड़ता है, वो समझते हैं हम सबसे पहले। कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कैपिटल नेचर का अगर कोई आइटम है ना, कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, कैपिटल नेचर की बात कर रहा हूं यहां पे। तो कैपिटल नेचर की अगर हम लोग आइटम की बात करते हैं तो कैपिटल नेचर कब अराइज होता है, सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है या ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है, तो वहां पे कैपिटल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैपिटल के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है कैपिटल नेचर के लिए कि वो एक्सपेंस और रिसिप्ट रिकरिंग नेचर की नहीं होनी चाहिए, नॉन रिकरिंग नेचर की होनी चाहिए, है ना, ये बात दिमाग में रखिएगा। नॉन रिकरिंग नेचर, बार बार वो अराइज हो रही है, इसका मतलब वो कैपिटल में काउंट की जाएगी क्या? नहीं, वन टाइम है, वन टाइम होके बात करें तो कैपिटल में शामिल होगी। अगर नॉन रिकरिंग नेचर की नहीं हुई, नो, तब तो क्या हो जाएगा बॉस, वो रेवेन्यू हो गई, यानी बार बार अराइज हो रही है, यानी वो रेवेन्यू नेचर का आइटम हो गया। दूसरा, इसी का एक और एंगल ले लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल से भी समझते हैं। बात इतनी सी कि मैंने एक फैक्ट्री सेटअप की, तो गवर्नमेंट ने मुझे एक सब्सिडी प्रोवाइड की। नाउ द पॉइंट इज दैट वो सब्सिडी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मिली है, रनिंग करते वक्त हर साल मिलेगी ऐसा नहीं है, केवल फैक्ट्री सेटअप करी पहली बार आपको मिली, तो वो सब्सिडी कौन सी नेचर की हो गई? कैपिटल नेचर की सब्सिडी हो गई।
ठीक है। दूसरा, अगर एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या खास बात है, एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर क्या होता है साहब, वो एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस जो क्या इंक्रीज करता है बॉस, यहां पे एक एक वर्ड पे कीवर्ड पे फोकस करिएगा, इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, ईदर प्रोडक्टिविटी को या फिर इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, कुछ भी कह दीजिए आप। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी के अलावा और किसको, लाइफ को इंक्रीज कर देता है। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एज वेल एज लाइफ, इन तीनों में से किसी भी चीज को इंक्रीज करता है कोई एक्सपेंडिचर, तो वो चीज क्या हो गई, वो एक्सपेंडिचर बन गया कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। टैक्स पे इंपैक्ट क्या होगा वो भी हमें समझना है, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि एक्सपेंडिचर ने क्या इंक्रीज किया, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया या फिर एफिशिएंसी को या लाइफ को। अब ऐसे समझते हैं इस चीज को, मान लिया कि हमारे पास में घर है और उस घर की छत जो है वो मरम्मत मांग रही है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर मैं बात करूं उस घर की छत की, उसकी मरम्मत के लिए हम लोगों ने कुछ खर्चा किया। उस खर्चे की अगर मैं बात करता हूं, मान लिया कि पहले वो छत जो थी वो थी टिन की, टिन का शेड लगा रखा था, अब हम लोगों ने टिन का शेड हटा दिया, उस जगह आरसीसी डलवा दी। अब आरसीसी का जो खर्चा किया है उससे क्या इंक्रीज हो गया, उस चीज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई और साथ के साथ लाइफ भी बढ़ गई। इस तरह का जो भी खर्चा हो वो खर्चा किस में काउंट किया जाएगा, कैपिटल नेचर का खर्चा माना जाएगा, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर माना जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट, हम लोगों के टिन की शेड थी या मान लेते हैं सीमेंटेड ही था, लेकिन अब उसके अंदर क्या हुआ, छेद हुआ, हम लोगों व्हाइट सीमेंट लेके आए, व्हाइट सीमेंट से या डॉक्टर फिक्सेट से उसके ऊपर एक परत लगा दी। इससे क्या एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, मान लेते हैं नहीं हुई। इट वॉज मियर क्या मेंटेनेंस नेचर है ना, रिपेयर और मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, तो रिपेयर और मेंटेनेंस नेचर की जैसे ये बात होगी तो वो क्या बन जाएगा, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर बन जाएगा। यहां पे एक और चीज आ गई कि ये सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए है, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं कर रहा, लाइफ को इंक्रीज नहीं कर रहा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर रहा। दूसरे वे में समझते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में एक स्कूटर है। अब स्कूटर के साथ में क्या हुआ बॉस, स्कूटर के साथ में ये हुआ कि उसके अंदर उसके जो पेट्रोल पाइप है उसके अंदर कचरा आ गया। तो कचरा आने की वजह से उसका माइलेज जो है वो 40 का देते देते अब जो है वो 20 का आ गया। अब मैंने उस कचरे को हटवाया और वापस से उसके लिए मैंने 500 रुपए खर्च किए और मान लेते हैं वापस से 20 से 40 का एवरेज हो गया। नाउ द पॉइंट इज दैट ये क्या है, ये मियर मेंटेनेंस है, ये रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर के लिए उसको काउंट किया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि यार जो कैपिटल नेचर के आइटम हैं, अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसिट की, तो कैपिटल रिसिट इज नॉट टैक्सेबल। एक्सेप्शंस है, 3 एक्सेप्शंस है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर की अगर बात करता हूं तो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। फुल्ली अलाउड पहले साल में हो जाए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है तो जिस प्रीवियस ईयर में खर्च किया उसी साल के अंदर उसका डिडक्शन पूरा का पूरा मिल जाएगा, डिसरिगार्डिंग द अमाउंट। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर के लिए हम लोगों ने इस बात समझी। रेवेन्यू रिसिट अगर हम लोगों को अराइज होती है तो वो 100% टैक्सेबल होगी इन एनी केस। नाउ द पॉइंट इज दैट एग्जेम्प्टेड इनकम है तो बात अलग है, बाकी कैपिटल नेचर की जो भी रिसिट है दैट इज एग्जेम्प्टेड। जैसे मैं बात करूं, मान लिया हमने एलआईसी प्रीमियम पे करते हैं, एलआईसी का मेच्योरिटी अमाउंट रिसीव हुआ, दैट इज कैपिटल नेचर रिसिट, फुली एग्जेम्प्ट। मैंने आपको कहा था कुछ एक्सेप्शंस भी है, कैपिटल नेचर की रिसिट है लेकिन टैक्सेबल है। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कैपिटल नेचर की ही है लेकिन वो टैक्सेबल है। सबसे पहला केस अगर मैं इसमें बात करता हूं बॉस, तो इसमें क्या है, कैपिटल नेचर की रिसिट, मान लेते हैं कोई आदमी का क्या हुआ, टर्मिनेशन हो गया जॉब से या उसकी टर्म्स जो है वो मॉडिफाई हो गई। उसके बेसिस में उसको कॉम्पनसेशन मिला। देखिए ये कॉम्पनसेशन तो वन टाइम है, टर्मिनेशन पे या मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ जॉब के अंदर अगर उसको कुछ कॉम्पनसेशन मिला तो इस केस में क्या होगा, वो कॉम्पनसेशन दो कैपिटल नेचर का है, स्टिल इट विल बी टैक्सेबल। दूसरा एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं, मैंने कोई एसेट सेल की, अब जो रिसिट हुई
वो तो टैक्सेबल नेचर की, वन टाइम ही आप सेल करेंगे ना, तो वो एसेट की सेल पे जो रिसिट हो रही है वो रिसिट भी कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल है। ठीक है। तीसरा, सिमिलर वे में टर्मिनेशन या फिर मॉडिफिकेशन, दोनों में से कुछ भी हुआ हो, किसका? एजेंसी का। कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने कर रखा है किसी के साथ में और उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया या टर्मिनेशन किया। एक एग्जांपल भी लेते हैं। पहले आपने को नोटिस किया होगा पतंजलि केंद्र जो है वो एक स्पेसिफिक सेंटर हुआ करते थे, वहीं पे पतंजलि के प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना। उसके बाद में हम देख रहे हैं हर किराना स्टोर के ऊपर जो है वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मान लिया पतंजलि वालों ने पतंजलि केंद्र को क्या दिया? मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर में उन्होंने कहा कि एजेंसी तो आपके पास रहेगी ही, लेकिन ये कुछ अमाउंट आप वन टाइम ले लीजिए। फाइन, यू आर नॉट गोइंग टू बी सोल सेलिंग एजेंट। नाउ इन दिस केस जो अमाउंट मिला वो 2 कैपिटल रिसिट है, स्टिल इट विल बी टैक्सेबल इन इनकम टैक्स। कैपिटल नेचर होने के बाद भी वो टैक्सेबल रहती है। अदरवाइज इन तीनों कंडीशन के अलावा जो भी कैपिटल रिसिट आपको मिले दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ठीक है। अभी हमने गिफ्ट का किस्सा नहीं उठाया, उसके बारे में बात करनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेवेन्यू नेचर आइटम की, तो रेवेन्यू नेचर के अंदर हम लोगों को क्लियर हुआ कि रेवेन्यू रिसिट जो होती हैं दैट इज आल्सो टैक्सेबल fully in the previous year itself whenever it has been received, and capital नेचर की नहीं होती है, वो बात तो समझ में आ गई। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो उसी साल पूरा का पूरा अलाउड हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू सो मच।